हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे हीट के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे क्या कहते हैं, जब बॉडी लीनियर एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, जो आपकी बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंडक्शन। ओके, कंडक्शन के फॉर्मूले देखेंगे, कैलोरीमीटर देखेंगे और इस तरीके की चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये चैप्टर अगर आप समझने की कोशिश करो तो मैक्सिमम थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर में। मैक्सिमम थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा कैलोरीमीटर के कैलकुलेशंस आएंगे। टेम्परेचर वाले जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस हैं। कंडक्शन वाले केस में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और एक वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन टू द टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, वो ये बताती है कि वो बॉडी क्या है, हीट है, हॉट है या कोल्ड है। देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। की बॉडी हॉट है कि कोल्ड है उसके बारे में कौन बताएगा? हमारा टेम्परेचर बताएगा। अच्छा, टेम्परेचर की यूनिट क्या क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। और कन्वर्जन के लिए हमारे स्पेशली इन द केस ऑफ केल्विन मैक्सिमम काम हमारा किस में होगा? हमारे इन चैप्टर्स में जो हमारा काम होगा वो टेम्परेचर कौन ले रहे होंगे? केल्विन ले रहे होंगे, नॉट अ डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन जैसा कोई भी टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो हम कौन सा टर्म ले रहे होंगे? हम ले रहे होंगे केल्विन। ओके, अब बात आती है हीट। हीट क्या है? हीट एक्चुअली में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लिखा हुआ है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो। फर्स्ट लिखा हुआ है बिटवीन टू बॉडीज। ओके, सेकंड लिखा हुआ है बिटवीन अ बॉडी एंड द सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो हीट क्या है? हीट जो है क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, ये भी एक बात। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। किसके किसके बीच में हो सकता है? बिटवीन टू बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है, या एक बॉडी है और दूसरा क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है। बॉडी को हम सिस्टम भी कह सकते हैं। ये एक सिस्टम है और इसके चारों ओर और जो चीजें हैं दैट इज अ सराउंडिंग। ये जो है ग्रीन कलर की, ये सब सराउंडिंग है। और ये क्या है? ये सिस्टम है, या आप इसको क्या कह सकते हो? बॉडी। सिस्टम या बॉडी है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो? हीट का एक्सचेंज हो। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट जूल होती है। और यूजुअली जो हम यूनिट यूज कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, या कई बार हम इसे 4.2 जूल भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं जियो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कई जगह पर इस जियो लॉ को हमें कब पढ़ा दिया जाता है? इस जियो लॉ को पढ़ा दिया जाता है जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होते हैं, इसके अगले वाले चैप्टर में। मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द बुक गया हूं, तो यहाँ पर जियो लॉ यहीं पर पढ़ेंगे। और जियो लॉ में है क्या एक्चुअली में, इसको यहाँ क्यों रखा गया? क्योंकि जियो लॉ जो है वो टेम्परेचर से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? टेम्परेचर से रिलेट करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, when a body A is thermally equilibrium with body B। अगर एक बॉडी A थर्मल इक्विलिब्रियम है किससे? B से। ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये वाली जो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर पर है, एंड आल्सो सेपरेटेड इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद C। और A और C भी क्या है? आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब A बॉडी B से इक्विलिब्रियम में है और A से और C से इक्विलिब्रियम में है। तो क्या कह रहे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, द बॉडी B and C will also be in thermal equilibrium to each other. This statement defines the zeroth law of thermodynamics. The law is based on the temperature measurement. लॉ किस पे बेस है? टेम्परेचर मेजरमेंट पे बेस है। अच्छा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉ नहीं है। सिंपल समझो कि एक बॉडी ए है, वो बी से थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इसका जितना टेम्परेचर है उतना ही इसका टेम्परेचर है। इसी तरह से ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ए का टेम्परेचर और सी का सेम है। तो इस तरीके से बी और सी का भी सेम होगा। चलिए आगे चलते हैं। जिससे बिल्कुल बेसिक लॉ, और इस लॉ में हमको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, मतलब कोई फॉर्मूला टाइप का चीज नहीं बनती है। अब लिखा हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? देखिए,
यहाँ पर हम इसको पढ़ते जाते हैं सिंपली, क्योंकि ऐसा कुछ डिटेलिंग नहीं है, डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ कि मैं आपको कोई फॉर्मूला बता दूं या कोई मैं आपको क्या कहते हैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वैसा ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश द थर्मोडायनेमिक फ्रॉम अदर साइंस। अच्छा, जो साइंस है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर जो की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट वही डिस्टिंग करती है थर्मोडायनेमिक्स को। दिस प्रॉपर्टी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, जैसे टेम्परेचर के डेफिनेशन में हमने बात की थी। व्हेन टू और मोर बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, देन आफ्टर सम टाइम दे attain a common temperature and they are said to exist in thermal equilibrium। आप अभी तक हम लोगों ने क्या किया था जीरोथ में, ए को बी से और ए को सी से कहा, तो बी और सी इक्विलिब्रियम में थे। अब इसमें कहा गया है कि बहुत सारी मल्टीपल बॉडीज ले आई जाएं, और जब ये बॉडीज ले आई जाएं तो क्या करना है, इन बॉडीज को एक जगह पर लाके अगर हम रख दें तो आफ्टर सम टाइम दे आर गोइंग टू गेट अ सेम टेम्परेचर, वो सभी एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगी। टेम्परेचर एक्सचेंज होगा आपस में, जिसका जैसा होगा अकॉर्डिंगली हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट, सिस्टम आर सेड टू बी ए थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके, इफ देयर इज नो ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, इवन इफ दे आर इन द पोजिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स। ओके, हीट का ट्रांसफर नहीं हो, ओके, हीट का ट्रांसफर नहीं हो, इवन दो वो इस कंडीशन में हो, इवन दो वो इस कंडीशन में हो कि वो हीट को ट्रांसफर कर सके विद अदर फैक्टर्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, इफ वी पुट अ फूड इन अ रेफ्रिजरेटर ओवर अ नाइट, देन द फूड इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एयर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, दैट इज ओके। हीट इज नो लॉन्गर फ्लो फ्रॉम फूड टू द एयर और फ्रॉम द एयर टू द फूड, दिस स्टेट इज नोन एज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। उस पर्टिकुलर समय पर वो जो हमारा क्या रखा हुआ है, जो भी आपका फूड रखा हुआ है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है उस पर्टिकुलर कंडीशन में। ओके, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेम्परेचर स्केल। अच्छा, टेम्परेचर स्केल वाले केस में पहला वाला जो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या चीजें समझने के लिए हैं और क्या क्या चीजें लर्न करने के लिए। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, कुछ ही कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, observation of thermometric properties with the change in the temperature and comparing it with a certain reference situation। किससे करना है, कुछ reference situation से हमें उसको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। ओके, reference situation is generally ice point and steam point। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपना खुद का टेम्परेचर या खुद का थर्मोमीटर भी बना सकते हो। खुद का थर्मोमीटर बनाने का मतलब क्या है, देखो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो हमने इसमें क्या कहा है, आइस एंड स्टीम, दो हमको पॉइंट लेने हैं, दो डिफरेंस पॉइंट। एक कौन सा लेना है, आइस का पॉइंट लेना, और एक किसका लेना है, स्टीम का। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इन सेल्सियस स्केल में आइस का जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके साथ साथ जो स्टीम का टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल में उन्होंने आइस का टेम्परेचर मान लिया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम का मान लिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या किया एक्चुअली में, इन्होंने दोनों को जो इनके पॉइंट्स थे, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको इन्होंने कंपेयर कर लिया है, इसको इन्होंने कंपेयर कर लिया है। इन द केस ऑफ फ़ारेनहाइट इन्होंने इस वाले टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट ने कहा कि जो हमारे लिए आइस का टेम्परेचर है वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और स्टीम का टेम्परेचर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये टेम्परेचर उन्होंने कहे, ये टेम्परेचर उन्होंने बोले कि, और बस क्या किया, इन दोनों को कंपेयर करके जो भी फॉर्मूला आया उसको आप कर सकते हो। तो आपके लिए अगर आपको एक जनरल रेफरेंस पॉइंट लेना है तो कौन सा पॉइंट लो, एक पॉइंट लो आइस का और दूसरा लो स्टीम का। ओके, आइस और स्टीम, मतलब आइस का पॉइंट लेना है और स्टीम का पॉइंट लेना है। और इसमें जो जो पॉइंट है आपको ये टेम्परेचर याद होना चाहिए, ये फ़ारेनहाइट का याद कर लो सिंपली 332 एंड 212। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन हाँ थोड़ा सा नॉलेज होगा तो दैट इज अ बेटर पार्ट। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर हम चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन
implies that 100 division of Celsius scale is equivalent to 180 scales of division। देखो क्या कह रहा है, सेल्सियस स्केल में कहां से कहां तक थे, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक थे, और यहाँ पर कितना था, 32 से 212, 31 से 212 आई थिंक, हाँ 32 से 212 फ़ारेनहाइट। ओके, अब क्या किया इन्होंने, ये बताया कि सेल्सियस स्केल में जो मेजरमेंट 0 से 100 के बीच में हो रहा था, वहां पर क्या हुआ, 32 से 212 फ़ारेनहाइट तक हो गया। तो उस केस में क्या लिखा इन्होंने, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, क्या लिखा देखो यहाँ पर, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, बहुत ध्यान से, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, क्योंकि इस वाले केस में कितने हैं, 180 स्केल है, 180 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इन किसमें लिखा है, सेल्सियस -0 अपॉन 100 लिखा हुआ है। एक्चुअली में अगर आप समझने की कोशिश करो तो सिंपली ये लिखा क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन मल्टीपल नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल टू टेम्परेचर एट सी -0, ओके, अपॉन 100, ये लिखा है, और ये यहां से, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर ग्राफ देख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, ये सेल्सियस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला टेम्परेचर, ये 180, ठीक है, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये कितना है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ओके, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को किया गया, और इस केस में एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका ये TF जो है वो 180 है, और जो ये वाला पार्ट है वो 100 है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आपने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, आपने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, और इसमें कोई एक पॉइंट मान लिया होगा, उसी की इक्वेशन ये लिखी गई है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट चलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बहुत बार यूज होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन द केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता क्या है। देखिए, इट इज अ केल्विन स्केल। सबसे पहले क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट, जैसे एब्सोल्यूट का आए तो आपको याद जाना चाहिए कि ये केल्विन स्केल है। अच्छा, इस केस में आइस पॉइंट जो होता है वो 323.15 होता है, 373.15 आई थिंक, मैं 323 बोल दिया पुराना वाला, 373.15 केल्विन होता है, और इसका जो स्टीम पॉइंट होता है उस केस में आपको डायरेक्टली 100 को ऐड करना होता है। क्या करना होता है, डायरेक्टली आप 100 को ऐड कर दो। ओके, कंपेयर इट विद अ सेल्सियस स्केल, जब आप इसको सेल्सियस स्केल से कंपेयर करोगे, ओके, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन द बोथ ऑफ देम आर इज सेम। देखो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 100 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, वही बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल TC माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, -0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 T के टेम्परेचर इन केल्विन -273.15 अपॉन 100। तो इस केस में डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख सकते हो, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। अब कई बार 15 का टर्म आप हटा देते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, बिकॉज इट इज practically impossible to go beyond 0 degree, practically impossible to go beyond 0 Kelvin into the negative. Okay, 0 Kelvin से 0 Kelvin into negative में हम नहीं जा सकते, that's why हम इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, वही चीज बनी हुई है जो मैंने आपको बताई। पहला वाला जो है वो एब्सोल्यूट केल्विन स्केल है, ध्यान से देखो, पहला वाला जो है दैट इज केल्विन स्केल, और इस स्केल में 1 केल्विन लिखा हुआ है। यहाँ पर एब्सोल्यूट 0, दिस वैल्यू इज गिवन 0 केल्विन। यहाँ पर आइस का पॉइंट जो है वो 273.15 है और स्टीम का पॉइंट 373.15 है। इसी चीज को जब हमने कंपेयर किया इन द सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल में एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू -273.15 है, और आइस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका टेम्परेचर स्टीम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से फैराडे स्केल में 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और 212 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, आप हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं तो आप ध्यान दोगे तो वहां पर हम इस फैराडेज का
टेम्परेचर नोट करते हैं। आपको जब आप 98 या 99 फीवर होता है तो एक्चुअली में आप सेल्सियस में नहीं करते हो। अगर सेल्सियस में 98 99 करोगे तो वो बहुत हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो किसमें कहते हैं, फेराडेज में। ओके, अच्छा, और सॉरी नॉट फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट में करते हैं। ओके, क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में यहाँ पर करते हैं। ये जो है दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल, सॉरी मैं फैराडे बोल गया, फैराडेज लॉ याद आ गया, दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कंपेयर किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स का। अच्छा अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्मोमीटर्स। ओके, थर्मोमीटर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थर्मोमीटर का। लाइक इसमें टेम्परेचर जो मेजर करते हैं, बहुत तरीके के थर्मामीटर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल एक ही तरीके का थर्मामीटर होता है। पहला होता है लिक्विड इन गैस थर्मामीटर, ओके, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। ओके, तो कई तरीके के थर्मामीटर्स होते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, लिक्विड इन गैस थर्मामीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ओके, लिखा हुआ है लिक्विड इन गैस थर्मामीटर एंड प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स आर thermometers gives uniform reading for ice point and steam point, but go no more uniform for different liquids, for different liquid and different material. Okay, जो लिक्विड गैस थर्मामीटर है और प्लेटिनम गैस थर्मामीटर है वो यूनिफॉर्म रीडिंग देता है फॉर आइस पॉइंट के लिए और स्टीम पॉइंट के लिए, लेकिन उसके अलावा क्या देता है, नॉन यूनिफॉर्म फॉर डिफरेंट लिक्विड्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर्स गिव द सेम रीडिंग, ओके, इज रिस्पेक्ट ऑफ विच गैस, ओके, कोई भी गैस ली जाए उसके रिस्पेक्ट में, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एट लो प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम P क्रॉस T, ओके, लो प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम P क्रॉस T फॉर अ गैस इज कांस्टेंट। P क्रॉस T क्या होगा, कांस्टेंट होगा इन दैट केस। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे मैंने क्या कहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर क्या है, लो है, लो प्रेशर, तो P और T की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो ये वाला थोड़ा थर्मामीटर कभी कदा पूछ लिया था, नहीं इसके तो नाम ही आपको कई बार देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन, जो आपको अभी बताया कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी आप गैस ले लो, कोई भी आप गैस ले लो और उस गैस का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेशर, और यहाँ पर टेम्परेचर। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ली गई हैं। ओके, मान लेते हैं इस वाले टेम्परेचर पर ये कोई टेम्परेचर है, तो ये गैस की, ये यहाँ गैस बी का प्रेशर ये है, गैस ए का प्रेशर ये है। एक और लाइन आप खींच सकते हो। इस केस में हमने दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है दैट इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिखा हुआ है ऑल गैसेस कन्वर्ज एट एब्सोल्यूट जीरो, एट जीरो प्रेशर। ओके, एट जीरो प्रेशर पर क्या होता है, एब्सोल्यूट, यहाँ पर देखो प्रेशर क्या हो रहा है, जीरो। तो जीरो डिग्री के प्रेशर पर कोई भी गैस हो वो कहाँ पर होती है, वो कहाँ पर मिलती है, -270। जो लाइन आप कनेक्ट करोगे, कोई भी और लाइन यहाँ बना सकते हैं। कैसे, देखिए आपकी बुक में हो सकता है कई लाइनें बनी हो, तो मैंने कहा एक लाइन और बना देते हैं, तो ये लाइन भी यहीं से कनेक्ट होती हुई दिखेगी। मैंने इसको लिख दिया गैस सी, दिस इज गैस सी। तो कोई भी गैस हो वो जो कन्वर्ज होगी वो कहाँ होगी, एब्सोल्यूट जीरो पर होगी। कब, एट एब्सोल्यूट प्रेशर पर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं थर्मल एक्सपेंशन वाले केस में। ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन वाले केस को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है मोस्ट सब्सटेंस एक्सपेंड व्हेन दे आर हीटेड। हाँ ठीक है, जब बहुत से सब्सटेंस क्या होते हैं, मोस्टली जब आप उनको हीट करोगे तो क्या करेंगे, वो एक्सपेंड होंगे। ओके, थर्मल एक्सपेंशन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज इन the average separation between between the constituents of atoms of an object. Okay, क्या है, एवरेज सेपरेशन जो है बिटवीन द एटम्स है
उस पर डिपेंड करता है थर्मल एक्सपेंशन, उसका क्या है रिजल्ट है। atoms of an object can be imagined to be connected to one state one another by stiff spring as shown in the figure। ओके, स्टिफ स्प्रिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, मान लो हमने ये लिया है, ये एक लिया, ये स्टिफ स्प्रिंग, ये हुआ, ये हुआ, ओके, वही लिखा हुआ है। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम है, वो एक इमेजिनरी, ओके, इमेजिन टू बी कनेक्टेड टू वन एंड अदर बाय स्टिफ स्प्रिंग एज शोन, ये स्टिफ स्प्रिंग से कनेक्टेड है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द एटम इन अ सॉलिड, ओके वेट अ मिनट, एटम इन अ सॉलिड ऑसिलेट अबाउट देयर equilibrium position with an amplitude of approximate 10 to power of minus 11 meter। ये कब होता है, जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है। द एवरेज स्पेस बिटवीन द एटम इज 10 to power of minus 10 मीटर। एवरेज स्पेस कितना होता है, द एवरेज स्पेस बिटवीन इज अबाउट 10 to power of minus 10 मीटर। एज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस, ओके, टेम्परेचर ऐसे सॉलिड का इंक्रीज करता है, the atom oscillate with a greater amplitude as a result of average separation between them increases। average separation क्या हो जाता है, increase हो जाता है, consequently the object expand, क्या होता है, object क्या होता है, expand हो जाता है। more precisely thermal expansion arises from asymmetrical nature of the potential energy curve। क्या कहता है, asymmetrical potential energy curve से more precisely इसको हम अराइज होता है। ओके, अच्छा, अब हमारे केस में हमको तीन तरीके के एक्सपेंशन पढ़ने हैं, एक है लीनियर एक्सपेंशन, एक है एरियल एक्सपेंशन, एक है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ओके, तो यहाँ पर दो तीन टर्म्स भी पढ़ने होंगे, एक पढ़ना होगा अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहाँ पर एक्चुअली में हमको क्या करना है, डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो इस केस में अगर आप समझने की कोशिश करो तो डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इज नथिंग बट अ चेंज इन, डेल्टा एल इज नथिंग बट अ चेंज इन, क्या होगा, चेंज क्या होगा, एनीवन टेल मी, डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा एल इज अ चेंज इन लेंथ, ये क्या है, चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओके, एंड डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो इस केस में डेल्टा एल या डेल्टा एल को आप क्या कह सकते हो, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें, दैट इज एन एरियल एक्सपेंशन, दैट इज एन एरियल एक्सपेंशन। तो एरियल एक्सपेंशन क्या होगा, डेल्टा ए, बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल ऐसे ही चलने वाली हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा की जगह हमने बीटा लिखा इंटू डेल्टा टी। ओके, इसी तरह से हम क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखो इसमें क्या होगा, सिंपली जैसे अगर हम एक्सपेंशन तो लेंथ बढ़ जाएगी। इस वाले केस में आप एक कॉपी ले लो, ठीक है, इस वाले केस में अगर आप समझो तो आपने एक बॉक्स लिया, ये 2D है, ये 2D है। ओके, तो आपने जब इसको इंक्रीज किया टेम्परेचर तो ये इसका लेंथ भी बढ़ गई और थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ गई। इस वाले केस में क्या होगा, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बढ़ेंगे, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा, ठीक है। तो बस आपको अल्फा, बीटा और गामा के बारे में पता होना चाहिए, जो कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है। अच्छा, अगर इस केस में एक रेशियो आता है, ठीक है, एक हम अगर इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। ये एक रेशियो आपको याद होना चाहिए कि ये इस रेशियो में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन रियल
एक्सपेंशन एंड एपरेंट एक्सपेंशन। अब रियल और एपरेंट एक्सपेंशन को ऐसे समझें कि मान लीजिए, मैं इसको विजिट करूंगा, मान लीजिए कि आपने एक लिक्विड को हीट किया, तो लिक्विड को हीट करने के लिए आप जब लिक्विड को डायरेक्टली हीट करोगे तो लिक्विड लिक्विड एक्सपेंड होगा, ओके। लेकिन अगर क्योंकि लिक्विड को आप किसी बीकर में रख के या किसी चैम्बर में रख के करोगे, तो उस चैम्बर को भी क्या होगा, वो भी उसका भी शेप और साइज में थोड़ा सा चेंज आएगा। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज एपरेंट एंड व्हाट इज रियल। तो रियल क्या होगा, जब आप सिंपल लिक्विड को हॉट कर दो डायरेक्टली, लेकिन अगर आपने उसको क्या किया, क्या कहते हैं, किसी बीकर में किया, तो उस केस में उस बीकर का भी कुछ इफेक्ट आएगा, वही लिखा हुआ है। इफ द लिक्विड इज हीटेड, ओके, हमने क्या किया, लिक्विड को हीट किया directly without using any container, then the expansion that you observe in terms of real expansion, okay, of the liquid, उसे हम क्या कहेंगे, real expansion of the liquid, okay, the expansion of the liquid apparently liquid apparently observed without considering the expansion of the container is called apparent expansion। क्या लिखा हुआ है, the expansion of the liquid apparently observed करो without considering the expansion of the container is called apparent expansion। किसे कहेंगे apparent expansion, जब आपने जो कंटेनर है, ठीक है, उसके एक्सपेंशन को कंसीडर नहीं किया, ओके, ऑफ द लिक्विड। इफ वी कंसीडर द एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर and measure the total expansion in the volume of liquid, then the expansion in terms of absolute expansion, okay, absolute expansion of a liquid is equal to real expansion is equal to absolute expansion। absolute expansion वो expansion था जब हमने केवल और केवल लिक्विड को कंसीडर किया था, प्लस एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर। तो अगर आपसे रियल एक्सपेंशन पूछा जाएगा, रियल में एब्सोल्यूट भी होगा और कंटेनर भी होगा, ओके। तो क्या पूछा जा रहा है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप कैसे उस चीज को देख रहे हो, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ जब आपसे थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाए। कौन सा क्वेश्चन पूछा है, थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। आपके केस में ये कोई इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, स्पेशली इन द केस ऑफ निट। निट वाले केस में आपसे इसका कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है एमलगस एमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अच्छा, एमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता क्या है, इसके बारे में समझिए। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा या कई बार क्वेश्चन करते समय बताया गया होगा कि एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी इज हाई फॉर द वाटर। तो वही लिखा हुआ है, एज एन एक्सपेंशन वाटर कॉन्टेक्ट होता है ऑन हीटिंग 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर कॉन्टेक्ट होता है एंड हेंस इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। दिस इज कॉल्ड एमलेस एक्सपेंशन। इसे हम क्या कहते हैं, एमलेस एक्सपेंशन कहते हैं हम इन द केस ऑफ वाटर। केस ऑफ वाटर पे हम इसे क्या कहते हैं, एमलेस एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आपको फिगर बना हुआ है, सिंपली आप इस चीज को समझ सकते हो कि एमलेस एक्सपेंशन क्या है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। और इस बायमेटेलिक स्ट्रिप को हम बनाकर कि क्या क्या होता है। एक्चुअली में देखो यहाँ पर 2 स्ट्रिप बनी हुई है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो ऊपर है, ऊपर वाली स्ट्रिप को मैंने स्टील की स्ट्रिप बोला है बच्चों, ओके। और नीचे वाली को हमने ब्रास बोला है। अब हुआ क्या, इनको एक साथ चिपका दिया गया और आपने क्या किया, इनका टेम्परेचर बढ़ाया। और जब आपने इनका टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्चुअली में देखो, जैसे मैंने वहां पर अल्फा बताया था, ठीक है, अल्फा क्या था, अल्फा इज नथिंग बट आ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो इसमें स्टील का कुछ होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसी तरह से ब्रास का होगा। अब क्या हुआ, जब एक्सपेंशन होना शुरू किया, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, और जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो हम जब अब इसको प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि ब्रास का एक्सपेंशन कम होता है, एक्सपेंशन ज्यादा होता है, और स्टील का क्या होता है, कम होता है। तो क्या होगा, देखो समझो, ब्रास ज्यादा लंबा होने की कोशिश करेगा, ब्रास
ब्लास्ट की लेंथ डेल्टा एल ज्यादा आने की कोशिश करेगी और स्टील की कम। तो उस रीजन से क्या होगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा, क्योंकि स्टील जो है क्या चाह रही है, स्टील चाह रही है कि ज्यादा एक्सपेंशन ना हो। ये कॉर्नर्स ऐसा नहीं कि ये कॉर्नर एक दूसरे को छोड़ के निकल जाएंगे, ये वाला आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये बेंड हो जाएगा। ओके, जैसा वहां पर बना हुआ है। तो ये वाला जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टील ओनली, और ये वाला ब्रास का, दिस इज द ब्रास पार्ट। क्लियर हो गई बात, वो स्टील का और वो ब्रास का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैलोरीमीटर के बारे में, कि कैलोरीमीटर, देखो कैलोरीमीटर वाले केस में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए और कैलोरीमीटर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। या फिर हमारा जो एक प्रोग्राम चलता है जहां पर हम केवल और केवल न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं, वो आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है when two systems at different temperatures are connected together then heat flow from higher temperature to the lower temperature। ओके, ये तो बिल्कुल प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर हमेशा हाई से लो पे जाता है, तो हाई टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर टिल द टाइम देयर टेम्परेचर डू नॉट बी सेम। मतलब वही थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक नहीं गेन होगा तब तक की जो होगा क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, एक्सचेंज होने रहेगा, और टेम्परेचर एक्सचेंज होने का मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है, एक्चुअली हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमीटर स्टेट दैट निग्लेक्टिंग हीट लॉसेस ऑफ द सराउंडिंग। अब द कैलोरीमीटर जो कहता है कि जो हमारा लॉस हो रहा है वो निग्लिजिबल हो रहा है, ठीक है, तो उसको निग्लिजिबल कर दिया। हीट लॉस by a body at a higher temperature is equal to heat gain by a body at a lower temperature। तो यहां पर आपको इस बात को याद रखना है कि heat gain is equal to heat loss के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, whenever heat is given to any body, okay, either its temperature change or its state to change। जब हीट दी जाती है किसी बॉडी को, either क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, और क्या होता है, इट्स स्टेट चेंज, या फिर उसकी क्या हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। टेम्परेचर देने पे दो होगा, या तो क्या होगी, स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होने का मतलब लिक्विड से सॉलिड बन गया, नहीं, लिक्विड से गैस बन गया, या सॉलिड से लिक्विड बन गया, या यहाँ पर क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, तो दोनों चीजें इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, कि चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा। देखो क्या है, हीट जब आप सप्लाई करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द, ओके, तो वो क्या होता है, डेल्टा टी के बराबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के प्रोपोर्शनल होता है, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये हटा दीजिए, नेचर ऑफ द सब्सटेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये है स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं वहां पर। डेल्टा एच इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, डेल्टा एच इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर केजी में है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। इसी फॉर्मूले को हम मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। सी इज द स्पेसिफिक क्या कहते हैं, हीट लिखा हुआ है ऊपर, स्पेसिफिक मोल, या सिंपली लिखे मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हटा दें, स्पेसिफिक की कोई जरूरत नहीं है अभी। ओके, मोलर हीट कैपेसिटी, ओके, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी भी कई जगह वर्ड लिखा होता है, आप मोलर हीट कैपेसिटी भी कहेंगे तब भी काम चल जाएगा। डेल्टा टी टेम्परेचर है चेंज इन, तो इन दोनों फॉर्मूले को आना चाहिए, यही कहेंगे हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। ओके, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। अच्छा, अब क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताया गया है, मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बताया गया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हीट कैपेसिटी है यहाँ पर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहता है, देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री। ओके, स्पेसिफिक हीट कहता है सिंपली आप कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी किसके लिए, टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर किसने बढ़ाना है, यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना है, और कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री। ओके, तो जब भी ऐसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर का में क्या होगा, मोलर में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, उसमें भी हीट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, किसका बढ़ाना है, यूनिट मोल का। यहाँ पर यूनिट मास का बढ़ाना है, यहाँ पर यूनिट मोल का बढ़ाना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी हुई है तो मास का बढ़ाना है, मोलर हीट कैपेसिटी लिखी है तो मोल का बढ़ाना है। तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। 1 केजी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, या 1 यूनिट मास का, ठीक है, 1 केजी ना कह के 1 यूनिट मास सिंपल लिख दिया गया है। यहाँ पर यूनिट मास लिखा हुआ है, यहाँ भी यूनिट मास लिखा हुआ है, लेकिन वहां केजी के टर्म में या मोल के टर्म में,
ओके, तो जितना टेम्परेचर लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, इस वाले केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा देखो, यहाँ पर एसआई यूनिट जो है जूल, केजी, केल्विन है, और यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी सी याद होनी चाहिए। ओके, इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसकी यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। मोलर वाले केस में देखो यहाँ पर केजी लिखा हुआ है, यहाँ पर मोल लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन कॉमन वाले में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज करते हैं। ओके, कॉमनली हम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज कर रहे होते हैं। हीट कैपेसिटी क्या, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री। कोई भी सिस्टम हो, अमाउंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं कोई भी सिस्टम हो, कितना भी मास हो, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। उस बॉडी की क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। तो लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री, दैट इज H इज इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू S डेल्टा T। अच्छा, यहाँ पर देखो अगर S जो है वो हीट कैपेसिटी है, SI यूनिट जो है वो जूल केल्विन है, और यहाँ पर क्या है, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड है, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। जूल के साथ हमेशा देखो केल्विन आ रहा है, ठीक है, जूल के साथ केल्विन आ रहा है, कैलोरी के साथ सेंटीग्रेड आ रहा है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर H2O स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट चेंज वेरी फेयरली वेरी लो, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की बहुत कम होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मटेरियल यूजुअली हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम 1 डिग्री टू रेज। अच्छा, जिनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है उनको लॉट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होगा, 1 डिग्री। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिक्वायर्स लॉट ऑफ हीट। ओके, बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन स्टेट। अच्छा, चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है, चेंज इन स्टेट का आपको मतलब मैंने बताया था, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदल जाए, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में बदल जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन स्टेट होगा। तो चेंज इन स्टेट दो तरीके की होगी, एक होगा क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर वर्ड बाद में आया लेटेंट हीट, उससे पहले इसको बताया गया है व्हेन द फेज चेंज ऑन द हीट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which change the state of matter, okay, and nature of the substance। ठीक है, nature of the substance is actually defined as a L, यहाँ पर जिसे हम latent heat कहेंगे। L is the latent heat of substance। ये आपको बताया जाएगा अप्रोक्सीमेट हर क्वेश्चन में। तो H इक्वल टू M इंटू L। ठीक है, यहाँ पर H डेल्टा T नहीं होता है, यहाँ पर M इंटू L होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेटेंट हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ओके, पर मास टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, क्या लिखा है, हीट रिक्वायर्ड होनी चाहिए किसके लिए, पर मास के लिए, किसके लिए, टू चेंज द स्टेट। हमको क्या करना है, स्टेट चेंज करना है। स्टेट चेंज करने मतलब हमको सिंपली, अगर हमारा सॉलिड है तो सॉलिड से कहां पर जाना है, हमें लिक्विड में जाना है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन स्टेट ऑलवेज ऑकर्स एट ए कॉमन टेम्परेचर। चेंज इन स्टेट कहां होती है, कॉमन टेम्परेचर। कॉमन टेम्परेचर का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ही वाटर था और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही आइस थी। ओके, दैट इज द मीनिंग। यहाँ टेम्परेचर चेंज जैसी चीज नहीं होगी। एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जैसे मैंने बताया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फ्यूजन वाली बात अगर हम कहें तो वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर में बदल गया, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहें तो 100 डिग्री ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर्स में बदल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमको कंडीशन दी गई है जिससे कि आप समझ सको। तो देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चले जाते हैं। ये वाला टेम्परेचर है, ये हीट है, ठीक है। ये वाला स्टेट जो है मैं यहाँ बनाता जाता हूं जिससे कि आपको फिर से समझ में आ सके। ये पहला स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये तीसरा स्टेट है, ये चौथा स्टेट है, ये पांचवा स्टेट है, ये फोर्थ वाला ये लिखा हुआ है, मैंने फोर्थ को ऐसे लिख दिया। अब देखो पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लिखा क्या है, इफ द वाटर इज इनिशियली -50 डिग्री सेंटीग्रेड।
वाटर किस पे है, ध्यान से देखो, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 1 डिग्री एटमॉस्फेयर पर प्रेशर पे है इन अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सॉलिड ही होगा भाई, आइस बन चुका हो, आइस से और नीचे वाला टेम्परेचर आ गया है। तो टेम्परेचर तो पहला क्या होगा, जब अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हमको वेपर बनाना है तो सोचो क्या होगा। पहली स्टेज में हमको -50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है उसे हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में लाना होगा। इसका मतलब हमारा टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये देखो टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड फर्स्ट, मतलब -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया। तो इस केस में आपको ये लाइन मिल रही है, ऐसे देखो स्लोप जैसा है कुछ, स्लोप के बारे में वहां लिखा हुआ है, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेकंड वाली लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन है, सेकंड वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, सॉरी, या आप कह सकते हो पैरेलल है। ओके, पैरेलल है या कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर कुछ एंगल है, सिंपल बोलो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, हमेशा लेटेंट हीट वाले केस में जो हमें लाइन मिलेगी जब हम टेम्परेचर और हीट कर्व बना रहे होंगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज द रीजन, यस दैट इज द रीजन फॉर 2 एंड दैट इज द रीजन फॉर 4 ऑल्सो। ओके, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बदल रहा है। लिखा हुआ है आइस मेल्ट टू द वाटर H2O लिक्विड केप्ट एट द टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब क्या हुआ, थर्ड वाले स्टेट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वाटर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर में बदला। ठीक है, वही हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर था वो 100, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, वही टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये कहां तक आ गया था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक आ गया था। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को हमको बॉयल करना है टिल 100 डिग्री H2O इज बॉयल टू द स्टीम केप्ट द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट करके हमने इसको बॉयल कर दिया। ओके, और फिफ्थ वाले में फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, 100 डिग्री की वेपर बना दो तो उसके बाद और भी उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, वेपर तो और भी टेम्परेचर ले सकती है। तो वही यहाँ पर स्टेज बताई गई है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट कैपेसिटी। स्लोप जो होता है दैट इज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट कैपेसिटी का। नेक्स्ट जो होता है, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन डिपेंड्स अपॉन द m इंटू एल ऑफ द प्रोसेस, मतलब कितना m इंटू एल है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इस केस में थोड़ा सा यहाँ फिगर गड़बड़ा गया है, इसको मैं बना देता हूँ फिर से। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रेशर डिपेंडेंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ओके, प्रेशर डिपेंडेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है, फॉर सम सब्सटेंस द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाया तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ओके, एंड फॉर अदर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। कब हो जाता है, जब प्रेशर आप बढ़ाते हो, और कुछ का बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वी कैन ऑब्जर्व द अबव रिजल्ट थ्रू द फेज डायग्राम। अच्छा, फेज डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। ये एक फेज डायग्राम बना हुआ है। जनरली ये अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो ये ब्लू कलर का जो नॉलेज के लिए लिखा होता है वहां पर लिखा हुआ है। तो लिखा क्या है, देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर। अब देखो क्या लिखा है, लाइन एओ इज द सब्सटेंस कर्व, सब्लिमेशन कर्व। ये जो है सब्लिमेशन कर्व है, ओए को हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, ओबी को हम कहते हैं फ्यूजन कर्व। ठीक है, बस सिंपल पढ़ना है। ओसी को हम कहते हैं वेपराइजेशन कर्व। पॉइंट ओ जो है दैट इज एन ट्रिपल पॉइंट। ओके, यहाँ पर दो चीजों के लिए बनाया गया है, एक वाटर के लिए बनाया गया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ओके, और सी जो है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। लिखा हुआ है द कॉम्बिनेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पर तीनों क्या करें, मिले। देखो इस वाले पॉइंट पर लिक्विड, सॉलिड और वेपर, लिक्विड, सॉलिड और वेपर मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। सॉलिड, लिक्विड, गैस को एग्जिस्ट, सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करती है। फॉर H2O इट इज -273.1 डिग्री केल्विन एंड 0.006 एटमॉस्फेयर। सिंपल, बस इतना समझना है, और कुछ इसमें ऐसा फॉर्मूला बेस कोई चीज नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कही थी इन द केस ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर के बारे में बात करनी है। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है, एक्चुअली में मोमेंटम ऑफ एनर्जी होता है। लिखा हुआ है हीट ट्रांसफर इज द प्रोसेस ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी। मोमेंटम ऑफ एनर्जी क्यों होता है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, द कैलकुलेशन वी आर इंटरेस्टेड includes the determining the final temperature of the metal
and how long it takes from these material to reach these temperature. Okay, उन मटेरियल को हम उस टेम्परेचर तक कैसे पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्रोसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सिंपल एग्जांपल से मैं बताता हूँ कंडक्शन का मतलब क्या है, कन्वेक्शन का मतलब क्या है और रेडिएशन का क्या मतलब है। कंडक्शन, कंडक्शन अगर आप एक रॉड लो और इस रॉड को, मैं एक कंडक्टर रॉड बताता हूँ इसको, और यहाँ पर हम इसको एक किसी हीट सप्लाई यहाँ से करते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि आपका जो जहां से आपने इसको पकड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो भी हीट होने लगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, हीट जो आप यहाँ पर इस पिन पॉइंट पे दे रहे हो वो धीमे धीमे ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गई। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कन्वेक्शन मींस जब आपके केस में सिंपली कोई गर्म आप वो ले लो, क्या कहते हैं, सरफेस ले लो, एक हॉट सरफेस ले लो और उसको वहां पर अपने पास उसके करीब जाके आप हाथ रखोगे, तो उसके ऊपर नहीं रखना, उसके ऊपर रखना, तो आपको फीलिंग आएगी कि दैट इज हॉट, दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे, वहां पर कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, फोर्स कन्वेक्शन और उसके सिंपल कन्वेक्शन के। रेडिएशन, रेडिएशन वाले केस में जब हमारे पास क्या कहते हैं एनर्जी आती है डिफरेंट मीडियम से, ठीक है, तो उसके केस में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो कंडक्शन वाले केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट द कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, वही जो मैंने बताया, थर्मल कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम hotter part of the body to the cooler one or from hot body to the cold body in contact। हाँ, यहाँ पर क्या है, contact होना चाहिए, in contact with it without any transfer of matter of the particle। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या है, इस रॉड को यहाँ से अगर हमने गर्म किया, यहाँ से हॉट दिया, ये टी लिखा, टी कोल्ड है, अच्छा टी कोल्ड है और टी, अच्छा यहाँ पर ये वाला हॉट है। अगर आप देखने की कोशिश करो तो टीसी का टेम्परेचर उन्होंने ज्यादा दिया है, ठीक है, तो ठीक है, टीसी का टेम्परेचर ज्यादा दिया, हमने कहा ये हॉट है। अच्छा, अगर ये हॉट है तो उस केस में वो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर इधर फ्लो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द हीट ऑफ द फ्लो, लेकिन इस केस में मैटर जो है वो नहीं। अब ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है, हाँ उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही होंगी, तभी हीट ट्रांसफर हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा मटेरियल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा इस केस में। ए स्टेडी स्टेट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम, स्टेडी स्टेट क्या कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो, the rate of heat energy flowing through the rod become constant। मतलब dq by dt, ओके, हीट के बारे में बात कर रहे हैं, dh by dt लिख सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट। इसको बारे में मैं अभी आपको पूरा डिस्कस करके बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, द रेट ऑफ हीट, ओके, रेट ऑफ हीट मतलब q, मतलब ये बता रहा है dh by dt की वैल्यू, ओके, q इज इक्वल टू dh by dt। तो रेट ऑफ फ्लो अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे, और यहाँ पर Q इज इक्वल टू के ए टी डी माइनस टी सी माइनस टी डी अपॉन आर। टी सी क्या है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, टी डी लोअर टेम्परेचर है, और ये एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और के क्या है सर, के इज आ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, के इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, वही मैंने फिगर फिर से बनाया हुआ है। Q क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ओके, हीट ट्रांसफर और हीट एनर्जी फ्लो एक ही बात लिखी हुई है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये टेम्परेचर डिफरेंस दिए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट जहां पर Z, हाँ ये वाला K इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को अगर आप समझने की कोशिश करो, इसको अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से, एक मिनट, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में समझते हैं, जिसे हम K कहते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट। हीट कितनी कंडक्ट करेगा स्टेडी स्टेट में, उसके बारे में बात करते हैं। इन यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सब्सटेंस अंडर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके। यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में, टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में भी अभी देखते हैं क्या लिखा है वहां पर। द हीट फ्लो बीइंग अ नॉर्मल टू द एरिया, हीट बीइंग फ्लो टू द नॉर्मल टू द, इसका क्या मतलब है कि देखो अगर हमने ये रॉड ली, ओके, अगर हमने ये रॉड ली तो इस केस में जो हीट फ्लो हो, ओके, जो हीट फ्लो हो ऐसे करके, वो नॉर्मल टू द एरिया, इस एरिया के हीट ऐसे नहीं फ्लो होगी, जो भी हम एरिया लेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है हीट फ्लो बीइंग नॉर्मल टू द एरिया, जो हीट इधर की तरफ फ्लो हो रही है तो हम ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर यूनिट जो होगी वो होगी सिंपली इस केस में ऐसा यूनिट जो होगी जूल मीटर
जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। ओके, यहाँ पर जो है लार्जर द थर्मल कंडक्टिविटी, अगर थर्मल कंडक्टिविटी लार्जर होगी द ग्रेटर विद द रेट ऑफ द हीट एनर्जी फ्लो, ग्रेटर होगा हीट एनर्जी का फ्लो। ओके, हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम अ गिवन टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, गिवन टेम्परेचर डिफरेंस, के ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन के ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, जो मेटल का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो मेटल का ज्यादा होता है और नॉन मेटल का कम होता है। हमारे केस में अधिकतर मेटल का यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इज वेरी लो, इंसुलेटर की बहुत लो होती है। ओके, देयरफॉर एयर डज नॉट लेट द हीट एनर्जी टू बी कंडक्ट वेरी इजिली, इसलिए एयर से हमारी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इजिली नहीं हो पाती। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर जो dq बाई dt, वही मैंने अभी बोला था। ठीक है, dq बाई dt इज इक्वल टू h इज इक्वल टू डेल्टा टी एल अपॉन के ए। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अगर आप पुराने फॉर्मूले को देखोगे तो वहीं से ये आया है। ओके, आर इक्वल टू एल अपॉन के ए, दैट इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, दैट इज नोन एज अ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड। अच्छा, यहाँ पर वही ग्राफ बना हुआ है जो आपको बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखो डिफरेंट पॉइंट पर टेम्परेचर लिया गया है। ओके, और T1 इज द कांस्टेंट, T2 इज द कांस्टेंट एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। ओके, तो आपने जब ग्राफ बनाया तो टेम्परेचर और एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया। ओके, चलिए आगे चलते हैं, और इस फिगर को, इस पर्टिकुलर चार्ट को आप याद कर लेंगे तो आपका काम पूरी तरह से बन जाएगा। ठीक है, क्या है एक्चुअली में, इसको हमने हीट फ्लो को हमने करंट फ्लो से कंपेयर किया है। यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिंग रॉड होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ हम हीट फ्लो के बारे में बात करते हैं, यहाँ हम चार्ज फ्लो के बारे में बात करते हैं, यहाँ हम टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर रॉड क्या क्या कर रहे थे हम, इस पॉइंट का टेम्परेचर टी ऑफ कोल्ड, टी ऑफ डी, इस पॉइंट का टेम्परेचर लिख रहे थे। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। यहाँ पर अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है तो ए और बी, ए पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में। हीट करंट के बारे में बात करेंगे, एच इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट फ्लो, आई डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ चार्ज फ्लो, एच इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर लिखा, आई इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर लिखा। आर की वैल्यू यहाँ क्या है, एल अपॉन के, यहाँ की क्या है, एल अपॉन जो ए, एल सॉरी सिग्मा ए, सिग्मा की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यहाँ पर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके याद कर सकते हो। अच्छा, इस केस में अगर सीरीज में है, ठीक है, अगर आप समझो कि सीरीज में है, मान लो आपके पास ये K1 है, ये K2 है, ठीक है, और ये सीरीज में है, दो मटेरियल लगा दिए गए, ओके, तो इस केस में अगर हमको K चाहिए, ओके, तो K इस केस में आप समझो इसका R क्या होगा, इसकी लेंथ भी मैं ले लेता हूं, इसकी लेंथ L1 ले ली और इसकी लेंथ L2 ले ली। ठीक है, और एरिया हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही रखा, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगा। तो R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन K1A, और R2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन K2A। अच्छा, इस केस में दोनों सीरीज में है, ठीक है, तो दोनों सीरीज में होने पर आप क्या करोगे, इसका R टोटल जो होगा दैट इज R1 प्लस R2। अच्छा, इसी तरह से अगर ये पैरेलल में हो, ये K1 ये K2, ठीक है, और हमारा जो ये वाला, इस केस में जो हमको एरिया लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, दैट इज 2A। ठीक है, तो इस केस में R टोटल इज इक्वल टू टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि ये क्या है, पहले R1 R2 मैंने ऊपर लिख के रखे हुए हैं आपके लिए। ठीक है, तो सिंपली आप इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। अब आता है कन्वेक्शन। सिंपल कन्वेक्शन के बारे में हमको कोई भी फॉर्मूला नहीं लर्न करना है। ओके, तो कन्वेक्शन के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कन्वेक्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीट मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम अ प्लेस एट हायर टेम्परेचर टू अनदर प्लेस टू द लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, थर्मल कन्वेक्शन कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द मीडियम is forced to move with the help of fan or pump, it is known as a forced convection. If the material moves because of the difference in the density of the medium, the process is called natural or thermal convection. Okay, example simple दिए हुए हैं, simple वाले को क्या लिखा हुआ है, force वाले में क्या लिखा हुआ है, cooling system of an automobile heat connector या सर्कुलेटरी सिस्टम है,
एग्जाम्पल जो है नेचर का वो नेचुरल ही है। ओके, कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो उसमें हमारी हीट किसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से मूव कर रही हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या पढ़ना है, रेडिएशन में क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द एजेंट ऑफ एनी इंटरवेंशन मीडियम। कोई भी इंटरवेंशन मीडियम नहीं होना चाहिए। जैसे दिस रेडिएशन ऑफ द हीट एनर्जी ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। ओके, these radiations are emitted by virtue of its temperature, like the radiation by a red hot iron or light from a filament lamp. Okay, third point क्या है, every body radiate energy as well as absorb energy from the surrounding। कई बार हमको नहीं पता चलता लेकिन हर बॉडी ऐसा काम कर रही होती है। ओके, the proportional of energy absorption depends upon the color of the body। ये किस पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। अच्छा, इस केस में सबसे ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट जो है वो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बात करते हैं तो जो बॉडी होती है वो क्या कहती है, बॉडी इज नॉट विजिबल। ओके, जो विजिबिलिटी किसकी, थर्मल रेडिएशन की नहीं दिखती है। मोस्ट ऑफ इट्स कंसर्न इन द वेवलेंथ। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट्स concentrated wavelength must longer than the visible light। ओके, तो विजुअल लाइट से वो ज्यादा चली जाती है तो विजुअल रीजन में हमको नहीं दिखती है। तो फिगर में उसी चीज को दिखाया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमें जो याद करना है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ में, दैट इज लैम्डा एम इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए और लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, ये पता होना चाहिए। अच्छा, स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, स्टीफेंस लॉ कहता है जो हमारी रेडिएटेड एनर्जी होती है that is directly proportional to T की पावर 4। that is directly proportional to T की पावर 4। ओके, और T क्या है, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी होती है। अच्छा, इस केस में E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 होती है। अच्छा, स्टीफेंस का कांस्टेंट का नाम नंबर जो होता है वो 5.67 इंटू 10 पावर ऑफ -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। ओके, तो E की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, स्टीफेंस वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ओके, अच्छा, इस केस में हमने क्या लिखा है, सिंपली आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए क्या करेंगे और ग्रे बॉडी के लिए क्या करेंगे। वो बॉडी जो सिंपली पूरी क्या होती है, ब्लैक ना हो, उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली हमें करना क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। इस फॉर्मूले को 2 बार लिखना है। ओके, और दोनों बार आपको उसको टेम्परेचर निकाल के एनर्जी लॉस आप निकाल सकते हो। ओके, तो लास्ट वाले केसेस में आपको सिंपली फॉर्मूले लर्न करने हैं और उनको सॉल्व कर लेना है। जैसे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ, ये सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके एवरीवन, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें और अगर कोई डाउट हो तो सिंपली आप मेडू हब की ऐप पर पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।